बजट की बारीकियों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल सर। सर, आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है बजट के बाद, लेकिन सर अब आपसे समझना चाहेंगे क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या बड़े फैसले जो हैं इस बजट में लिए गए हैं जो एक आम टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। देखिए, इस बजट में जो फैसले हैं, जो प्रपोजल्स हैं, उनको एक कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। और उसके कंटेक्स्ट में जैसे आप देखें, याद करें कि हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज किया, उसको सुधारा, उसकी भाषा को सरल किया और अगस्त 2025 में राष्ट्रपति जी ने उसका अनुमोदन किया। और 2025 अब जो है ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 1/4/2026 से लागू होगा। तो पहला स्टेप था उसमें जब भाषा का सरलीकरण किया, जो उसको प्रेजेंटेशन उसको बेटर किया, इससे लोगों को बेटर समझ में आए। जहाँ पर गैप्स थे, रिडंडेंसीज थी, उन सबको ख़त्म किया और एक्ट को आधा किया साइज़ में। दूसरा स्टेप था जो हमने रूल्स ऑफ फॉर्म्स के उस बारे में हमने सब चेंजेस किए हैं और अब वो हम फरवरी में उसको नोटिफाई भी करेंगे। उससे काफ़ी कुछ करदाता को सहूलियत होगी। उसके प्रोसेसेस को हमने रिफ़ाइन किया है, फॉर्म्स को कंसिस्टेंट किया है। सो दैट इज़ वाज द सेकेंड स्टेप। ये उसी कड़ी में थर्ड स्टेप है, जहाँ पर अब हमने प्रोसेसेस को चेंज किया है और उसको और बेहतर बनाया है, जिससे लिटिगेशन कम हो और ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी समय समय पर कहा है, उसी थॉट से हम लोग इसमें आगे बढ़े हैं। और उस कंटेक्स्ट में आप देखें, डीक्रिमिनलाइजेशन बहुत बड़ा स्टेप एक लिया गया है। इसमें जन विश्वास की थीम को अलाइन करते हुए डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर इसमें किया है। दूसरा कि इसमें हमने किस तरह से लिटिगेशन को कम करें, मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, बिकॉज लिटिगेशन अपने आप में एक विचार का मुद्दा था और ये देखना था कि किस तरह से हम लिटिगेशन को कम किया जाए। तो इस बार हम लोगों ने इस प्रपोजल में जो असेसमेंट और पेनल्टी की दो सेपरेट प्रक्रियाएं थी, उसको मर्ज करके एक कर दिया है। तो एक तरह से आधा हो गया लिटिगेशन। तीसरी चीज़ जो किया है कि अब हर एक स्टेज पे, चाहे असेसमेंट के हर एक स्टेज पे, करदाता को अब एक मौका है कि वो अगर आगे अपील में नहीं जाना चाहता तो वो एडिशनल टैक्स कुछ पे करके, उसको पेनल्टी नहीं देनी है, एडिशनल टैक्स कुछ पे करके भी समाधान किया जा सकता है। तो ये एक बहुत स्ट्रक्चरल चेंज किया है। दूसरा फिर जो बड़े मुद्दे थे, जैसे कि मैट क्रेडिट था, उसमें जो परपिचुइटी पे चल रहा था उसको एक स्टॉप लगाया है। बाई बैक के कंटेक्स्ट में थोड़ी सी जहाँ पर इनकन्सिस्टेंसीज थी उसको ठीक किया है। और प्लस इस बजट में ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके जहाँ पर ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, उनको आइडेंटिफाई करके और उसमें काफ़ी सर्टेनिटी देने की कोशिश किया गया है। जैसे कि सेफ हार्बर रूल, तो सेफ हार्बर रूल में कई चेंजेस किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसका बेनिफिट उठाएगी और क्लैरिटी और सर्टेनिटी जैसे सब इंडस्ट्री चाह रही थी, उस हिसाब से हम लोगों ने देने की कोशिश किया है। बिल्कुल सर, कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आम टैक्स पेयर्स के फ़ायदे में होंगे, लेकिन एक कन्फ्यूज़न या एक कंसर्न जो है वो फॉरेन डेटा सेंटर्स और डोमेस्टिक डेटा सेंटर्स में। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरीके से वो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्या उनके मन में जो है कि टैक्सेबल इनकम तो यहाँ नहीं हो जाएगी, डोमेस्टिक प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि उनको टैक्स रिलीफ दे दिया, हमें नहीं दिया, तो उस पर एक क्लैरिटी आपसे चाहते हैं। देखिए, इसमें सबको हमने एट पार रखा है। इसमें हमने क्लैरिफिकेशन, इस पूरे प्रावधान में हमने सर्टेनिटी दिया है फॉरेन कंपनीज़ को, जो कि यहाँ पर नोटिफाइड जो डेटा सेंटर्स हैं उसमें जब अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे और उससे वो सर्विसेज कहीं बाहर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने सर्टेनिटी प्रोवाइड की है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जो डेटा सेंटर्स, नोटिफाइड डेटा सेंटर्स हैं, वो इंडियन रेजिडेंट्स के होंगे और उनको टैक्स किया जाएगा और वो टैक्स होगा जो कि डेटा सेंटर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने शेल स्ट्रक्चर दिया, डेटा सेंटर बनाया, उसमें सर्वर्स रखे,
उसमें उसकी एयर कंडीशनिंग किया, पावर का किया, ये सब जितनी भी सर्विसेज हैं डेटा सेंटर सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करेंगे उसको वो टैक्स होगा। अब उन सर्वर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन होस्ट होगी और एप्लीकेशन होस्ट होने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो सर्विसेज बाहर भी जा सकती हैं और वो सर्विसेज इंडिया में भी, इंडिया की यूज़र भी उसको यूज़ कर सकता है। तो जो बाहर जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे उसके लिए उनको एग्जेम्पशन दिया है 2047 तक, और वही सर्विसेज जब इंडिया में करेंगे, अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो रीसेलर के थ्रू वहाँ पर वो टैक्स होंगे। तो उस हिसाब से इवन फॉरेन एंटिटीज़ भी अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंडिया में और रीसेलर के थ्रू, उनकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। मतलब रीसेलर के माध्यम से जैसे रीसेलर को जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स लगेगा। और जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इंडियन डेटा सेंटर, वो तो वैसे भी टैक्स हो रहा है, और अगर इंडियन सर्विसेज इंडियन कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो भी टैक्स होगा। सर इसके साथ एसटीटी पे आपसे पूछना चाहूँगा सर, उम्मीद ये कर रहे थे कि एसटीटी हट जाएगी, लेकिन अभी एफएनओ दोनों पे लग गई है, और सर फ्यूचर्स पे मतलब एसटीटी लोगों का ये मानना है कि जो स्पेकुलेशन की जो बात हो रही है वो ऑप्शंस में ज़्यादा है। तो उस लिहाज से सर एक क्लैरिफिकेटरी कमेंट आपसे। देखिए एसटीटी, हमने कैश सेगमेंट पे एसटीटी तो उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो कैश सेगमेंट को यथावत रखा है। जो फ्यूचर ऑप्शंस का सेगमेंट था वहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, और उसमें रेवेन्यू ऑगमेंटेशन मुद्दा नहीं था, उसका वो पर्पस भी नहीं था। उसमें सिर्फ ये संज्ञान में लिया गया कि ये जो वॉल्यूम्स हैं इसके वो कहीं ज़्यादा हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरफ आम रिटेल इन्वेस्टर है जो कि उतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, वो सिर्फ उसको बिकॉज उसको दिखता है कि वहाँ पर शायद बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा, इनकम ज़्यादा मिल हो जाएगी और उसमें उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरी तरफ एल्गो ट्रेडिंग है, तो ये एक जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत वाइड वैरायटी के हैं, राइट। लेकिन जो ये रिटेल इन्वेस्टर है ये जनरली दिस इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड कि वो लॉस उसको हो रहा है और स्पेकुलेटिव है। बाय एंड लार्ज ट्रांजैक्शंस स्पेकुलेटिव हैं, रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है। तो ये एक प्रयास है डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि उनको डिसवेट किया जाए, क्योंकि कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो नेचुरली जो वो बेनिफिट देखते हैं अगर वो कम होगा तो फिर शायद पार्टिसिपेट नहीं करें। कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वो समय बताएगा, लेकिन जो बेसिक इंटेंट था, जो थॉट था, वो ये था। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, जो आपने टीसीएस कम किया है सर उसका कितना फ़ायदा होगा, और एकदम से सर स्लैश 20% से 5% या 2% जो लाने की बात है उससे सर के पीछे क्या रैशनल रहा, क्योंकि अभी तक ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसको डिस्करेज किया जाए। सो इसमें थॉट था कि जब हम लोगों ने अपनी स्टैटिस्टिक्स और डेटा को भी देखा तो एक आप देखें टीडीएस या टीसीएस जो है उसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं और दो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो है ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शन और दूसरा है पे एज यू अर्न, राइट। तो ट्रैकिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस ये देखा गया कि ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है अगर हम उतना कर लेते हैं तो सफिशिएंट इनफ है इसमें, और उससे जो डिफरेंशियल होगा तो वो लिक्विडिटी अवेलेबल होगी तो उससे वो कहीं और यूज़ भी लाई जा सकती है। और इन एनी केस ये लोग जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि हमने ट्रैक तो कर ही लिया, ट्रैक करने के बाद हम देख सकते हैं कि उन्होंने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, प्लस जो उसमें उनका टीसीएस हुआ है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग इनकम दिखाई है कि नहीं, वो विभाग देख सकता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में जहाँ पर ये देखा गया कि ये समझा गया कि ट्रैकिंग ही इसमें सफिशिएंट है, इसमें रेवेन्यू ऑगमेंटेशन शायद ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे अननेसेसरी लोगों को परेशानी हो रही थी, जैसे कि एजुकेशन और मेडिकल के लिए उसको रेमिटेंस करनी है तो उसमें उसकी लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाती थी। इसी तरह से ओवरसीज ट्रैवल में भी ये देखा गया, और प्लस इससे कुछ एक आर्बिट्राज भी हो रहा था। इंडियन हमारे जो ये थे एजेंट्स थे और विज़ावी बाहर जो लोग जाके बुकिंग करा लेते थे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा आर्बिट्राज था, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको रैशनलाइज किया गया। Thanks for joining Zee Business, sir. Thanks for giving time to us. Thank you. Thank you, sir.